नमस्कार न्यूज़रूम इंटरव्यू को आपण मानक स्वागत करुछि मु सुश्री। आज न्यूज़रूम इंटरव्यू जे अतिथि अछंती से अतिथि बेस खास रामन मैगसेसर अवार्डी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एजुकेशन रिफॉर्मर श्री संदीप पांडे आम सहित जोड़ी होती। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़रूम इंटरव्यू में। पहले तो आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है और ओडिशा का दौरा आपने कैसे किया? नहीं, मैं बहुत अच्छी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। कनक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय भुवनेश्वर में हूँ क्योंकि मैं एक छोटी सी राजनीतिक दल का हिस्सा हूँ जिसका नाम है सोशलिस्ट पार्टी। तो उसकी यहाँ पे मीटिंग थी और हम अपनी पार्टी की तरफ से एक सोशलिज्म समाजवाद के ऊपर एक 5 दिन का कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि भुवनेश्वर में एक लोहिया एकेडमी है जी। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस पार्टी को बनाया था जी। ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी के बाद वो भारत के सबसे बड़े राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत राजनीति के लिए दिए। सिर्फ एक उदाहरण लें तो उनका कहना था कि गरीब और अमीर के बीच में 10 गुना से ज़्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। उनकी सप्त क्रांति में उन्होंने नर नारी समानता की बात तब की जब भारत में कोई नारीवादी आंदोलन नहीं था। तो ऐसे दूरदृष्टा थे। तो उनके नाम पे एक एकेडमी है यहाँ यूनिट 9 में जो प्रफुल्ल सामंतरा जी चलाते हैं, जो उड़ीसा के जाने माने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक्टिविस्ट हैं। तो उनकी जगह पे हमारा ये कोर्स चल रहा है समाजवाद पे, जिसका नाम है समाजवाद की पाठशाला। तो उसको आयोजित करने के लिए मैं यहाँ पे। सर, सोशलिस्ट पार्टी के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, बट उड़ीसा के कार्यक्रम में आप आए हुए हैं। उड़ीसा में आपके पार्टी के एग्जिस्टेंस को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। हमारे देश के अन्य 13 राज्यों में इकाइयाँ हैं। हाँ। यहाँ पे नहीं है। लेकिन देखिए, जो डॉक्टर लोहिया का विचार था वो बहुत शक्तिशाली था और उनको मानने वाले जगह जगह हैं। आपके उड़ीसा के एक बहुत बड़े नेता हुए हैं जिनका नाम है किशन पटनायक जी। बिल्कुल। किशन पटनायक जी जब सांसद बने उस समय वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। तो कालाहांडी में भूखमरी का सवाल पहली बार संसद में उठाने वाले वो सांसद थे जी। तो सोशलिस्ट पार्टी की ये भूमिका रही है कि आम जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार वो उठाती रही है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रफुल्ल सामंतरा जी लगभग हर एक आंदोलन का हिस्सा हैं जिसमें कि गरीब लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, वंचित तबके के लोग। तो आदिवासियों के अधिकारों की बात को बहुत सशक्त तरीके से रखने वाले जो साथी हैं उसमें वो भी हैं। सर, आप ये देख नहीं रहे, अगर सांप्रदायिक राजनीति आप भारत में देखें तो आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। विचारधारा को लेकर राजनीति वो तो धारा खत्म ही हो रही है। जी जी, ये बहुत दुर्भाग्य है भारत का कि धीरे धीरे यहाँ पे जो विचारधारा की राजनीति थी वो खत्म हो गई है और जो बड़े दल हैं वो सब के सब जो हमारी आर्थिक नीतियां अब चल रही हैं, जो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण वाली, लगभग सब की सब उसकी समर्थक है। चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, या फिर वो क्षेत्रीय दल हो जैसे यहाँ पे बिजू जनता दल है और अन्य राज्यों में अन्य दल हैं। तो दुर्भाग्य से अब सब लोग उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें वो बड़े पूंजीपतियों को अपने अपने इलाके में आमंत्रित करते हैं, बड़े बड़े ठेके देते हैं और उस पैसे से जो कमाई होती है वो पैसा जो है वो चुनाव में लगाते हैं, इलेक्टोरल। हाँ, और वो राजनीति कुल मिला के पैसों के आधार पे होने लगी है। और आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का एक पूरा सिस्टम बना दिया था जिसमें कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कौन सा व्यापारिक घराना आपको कितना पैसा दे रहा है। बट इस बीच आप अपने पार्टी के एग्जिस्टेंस को पूरे भारत में कहाँ देखते हैं? जब विचारधारा ही खत्म हो रही है तब आपकी पार्टी कहाँ रहेगी? देखिए, इसीलिए हमारी पार्टी की जरूरत है क्योंकि राजनीति हमेशा विचारधारा के आधार पे होती है। तभी ये तय होता है कि उससे जनता का भला होगा कि नहीं। भाई, राजनीति क्यों होती है? राजनीति इसलिए होती है कि सरकारें बनती हैं। सरकारें क्यों बनती हैं? सरकारें लोकतंत्र में, अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहां जनता वोट डाल के सरकार बना रही है तो वो सरकार लोगों के लिए बनाई जाती है जी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकारें चुनते तो लोग हैं लेकिन फिर वो लोगों के प्रति जवाबदेह होने के बजाय
वो पूंजीपतियों के इशारे पे चलने लगती हैं। जैसे आप देखें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जी। वो इस बात को बिल्कुल नहीं छिपाते कि वो अडानी के जहाज से चलते हैं। तो अगर यहाँ का कोई लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर किसी पूंजीपति की गाड़ी से आ जाए तो उस पर लोग सवाल उठाएंगे जी। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री जब शपथ लेने जाता है तो अडानी के जहाज से जाता है। ओके। तो ये जो पूरी राजनीति हो रही है पूंजीपतियों के इशारे पे, पर लोग तो बार बार नरेंद्र मोदी जी को ही वोट देते हैं, उन्हीं को चुनते हैं, उनके फेस पे वोटिंग होती है, उनके वैल्यू पे वोटिंग होती है। जी जी, नहीं ये बात सही है आपकी, क्योंकि पैसे से बहुत प्रचार भी हो सकता है। प्रचार से लोगों की सोच प्रभावित की जा सकती है, इसलिए वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पिछली सरकार से तुलना करें, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, बल्कि सोशलिस्ट पार्टी तो कांग्रेस विरोध की राजनीति पे ही खड़ी हुई और जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया जनता पार्टी बना के। लेकिन अगर आप सिर्फ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की सरकार की तुलना करें तो मनमोहन सिंह ने भी यही आर्थिक नीतियां अपनाई थी, लेकिन उन्होंने कुछ जनता के अधिकारों की बात की। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जंगल में आदिवासी को जमीन का अधिकार, सीवर में घुस के जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं उनका अधिकार, हाँ, ठेला पटरी वालों का अधिकार। तो ऐसे बहुत सारे आम लोगों के अधिकारों की बात की। लेकिन मोदी जी की क्या योजनाएं हैं? वो आपको मुफ्त में राशन देते हैं। हाँ, तो वो आयुष्मान, आप इसका समर्थन नहीं करते जब कोई फ्रीबीज होता है, मुफ्त में राशन देना, जो वंचित वर्ग है उनके पास सुविधाएं पहुंचे, आप इसका विरोध क्यों करते हैं? नहीं, हम इसका समर्थन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में जनता की ताकत होनी चाहिए, जनता का सशक्तिकरण होना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि ये सरकार हमारी सरकार है, हम जब चाहें इसको बदल भी सकते हैं। लेकिन हमको ये जो नीतियां हैं मुफ्त में राशन देने वाली, ये एक तरीके से हमको हमारे ऊपर एहसान दिखा के वो करते हैं, बल्कि वो कहते भी हैं कि आपने हमारा नमक खाया है इसलिए आप हमको वोट दीजिए। तो हम कोई ये जो पूरा तरीका है जिसमें आप मुफ्त में चीजें देते हैं, आप लोगों को सरकार के ऊपर निर्भर बना रहे हैं। जबकि जो नीतियां इस तरह की होनी चाहिए कि लोग अपने पैरों पे खड़े हों, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो खुद कमा सकें और खुद अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। अब आप देखिए ये आयुष्मान कार्ड की योजना चल रही है, 5 लाख का इलाज आप मुफ्त में देते हैं। हमारा ये सवाल है कि अगर आप 5 लाख रुपया, क्या बुराई है इसमें? नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि ये आप एहसान के रूप में क्यों दे रहे हैं हम। तो हमारा ये कहना है कि 5 लाख का आप हमारे ऊपर एहसान करने के बजाय आप पूरी चिकित्सा व्यवस्था को आप मुफ्त कीजिए। और देखिए एक बात याद रखिएगा, कोरोना में जब सबसे ज्यादा लोगों को अस्पताल की जरूरत थी तो उस समय जितने प्राइवेट अस्पताल थे वो सारे बंद हो गए थे, सिर्फ सरकारी अस्पताल ही लोगों का इलाज कर रहे थे। तो जो व्यवस्था लोकतंत्र में, खास करके गरीब देश में, भारत जैसे गरीब देश में जो लोगों के काम आएगी, वो सरकारी व्यवस्था है। और ये जो निजी स्कूल और निजी अस्पताल का प्रचलन बढ़ गया है, अब देखिए शिक्षा के अधिकार में प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से। क्यों करते हैं विरोध? नहीं, इसीलिए क्योंकि डेवलपमेंट तो होता है ना इससे। नहीं, इसलिए हम विरोध करते हैं क्योंकि अगर निजीकरण होगा तो उसका लाभ सबको नहीं मिल पाएगा। आयुष्मान कार्ड में अब वो उन्होंने शर्त लगाई है कि 6 से ज्यादा लोग परिवार में होंगे तभी आपका बनेगा। एक तरफ आप कहते हैं फैमिली प्लानिंग करो, हाँ, बच्चे कम पैदा करो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 6 लोग होंगे तभी आपको हम सुविधा देंगे। तो ये विरोधाभास है ना, तो सबको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आपकी एक यूनिवर्सल स्कीम होगी फ्री हेल्थ केयर की, तो उसका लाभ सबको मिलेगा। सर, अभी हाल ही में आप ओडिशा आए, ओडिशा के विकास को आप कैसे देखते हैं? अगर आपको ओडिशा का सीएम बनाया जाता है तो आप क्या क्या चेंजेस लाएंगे या फिर क्या करना चाहेंगे आप ओडिशा में? देखिए, अगर मैं ओडिशा का आदिवासी सीएम होऊंगा, जैसे यहाँ पे है, तो मेरा पहला जो कर्तव्य होगा वो आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं वो ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो पूरी तरह से पूंजीपतियों को खुली छूट देने में विश्वास करती है। और वो पूंजीपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में ये सरकार चल रही है। आप देखिए, यहाँ जब मैं भुवनेश्वर आया तो अभी आदिवासी मेला हुआ। आदिवासी मेला में आप गए? आदिवासी नहीं, मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं अपने कार्यक्रम में था। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि
वहाँ नरेंद्र मोदी जी की भी फोटो उतनी ही बड़ी लगी हुई है जितने की यहाँ के मुख्यमंत्री की। हाँ। अगर मैं आदिवासी मुख्यमंत्री हूँ और मैं जनता के मत से चुन के आया हूँ तो मेरा पहला कर्तव्य होगा आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा करना। ओके सर, अभी भारत के 78 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को, और आपको क्या चीज सबसे ज्यादा खटकती है कि 78th इंडिपेंडेंस में भी हम जो हासिल करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हासिल नहीं हो पाया? कौन से 4-5 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा दुख देता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो विकास हमने चुना है, अब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी व्यवस्था बन जाएंगे और यहाँ के कई पूंजीपति हैं जो दुनिया के सबसे अमीर देशों में, अमीर लोगों में शामिल हो गए हैं। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि हम प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम बहुत नीचे हैं। मतलब हमारा स्थान जो है 100 के ऊपर है। जी। तो जो विकास के मानक हैं, जैसे कुपोषण है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य के जो मानक हैं, इन सब में शौचालय की उपलब्धता। अभी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ जब आया तो मैंने कानपुर से गाड़ी पकड़ी। मैं रहता लखनऊ में हूँ और आईआईटी कानपुर इस देश का सबसे जाना माना प्रौद्योगिकी संस्थान है। जी जी। उसके अंदर जो 34 धोबी परिवार रहते हैं उनको आज तक टॉयलेट नहीं दिया गया, तो क्योंकि वो सब अनुसूचित जाति के हैं। तो हमने ये मान लिया कि भाई अनुसूचित जाति के लोगों को टॉयलेट की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिली हैं। और सबसे जो बुरी बात है वो ये कि ये जो नीतियां हैं निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की, और ये सिर्फ भारत का अनुभव नहीं है, पूरी दुनिया का अनुभव है कि गरीब और अमीर का फर्क बढ़ता है। सर, रामन मैगसेसे अवार्ड एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है, पर आपने लास्ट ईयर उसको लौटा दिया। जी जी। ये निष्पत्ति आपने क्यों लिया? कि चर्चा में रहने के लिए या वाकई में कुछ वजह था जो जिसके लिए आपने ये सोचा कि लौटाना चाहिए? देखिए, ये पुरस्कार तो मुझे 22 साल पहले मिला था, 2002 में। हाँ, तो अब उसको लेके तो बहुत चर्चा में रहने की गुंजाइश नहीं है। मैंने उसी समय जब मैं गया था मनीला लेने के लिए, ये फिलीपींस के एक पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे ये पुरस्कार है। जब लौटा है तो तब कभी ये सोचा नहीं कि असम्मान हो सकता है इस अवार्ड का? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जब मैं लेने गया तो 31 अगस्त को पुरस्कार मिला और 1 सितंबर को अमेरिका का एक हमला होने वाला था इराक पे, उसके खिलाफ यूएस एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट था। मैं जब उसमें हिस्सा लेने गया तो मुझे मैग्सेसे फाउंडेशन की चेयरपर्सन ने कहा कि आप उसमें न जाएं, इससे हमारी बदनामी होगी। तो मैंने उसमें हिस्सा लिया और मेरी आलोचना हुई। एक अखबार में एक एडिटोरियल निकला जिसका बॉक्स आइटम ये था कि इफ पांडे इज द प्रिंसिपल्ड मैन दैट ही वुड लाइक अस टू बिलीव, देन ही शुड रिटर्न दी अवार्ड टू द यूएस एम्बेसी बिफोर ही गोज बैक टू इंडिया। तो अवार्ड मैं यूएस एम्बेसी को क्यों लौटाऊं? अवार्ड तो मैग्सेसे फाउंडेशन ने दिया था। अवार्ड मैंने इसलिए नहीं लौटाया क्योंकि जैसा आप कह रही हैं वो फिलीपींस के बहुत प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के नाम पे है। ये पुरस्कार भारत में जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, बाबा आमटे जैसे लोगों को मिला है। तो मैं उनसे बड़ा तो हूँ नहीं, उनका भी असम्मान होता। पुरस्कार मैंने रख लिया, लेकिन जो उसकी राशि थी $50,000 की जो आती है फोर्ड फाउंडेशन और रॉकेफेलर फाउंडेशन से, मेरा जो कैटेगरी था इमरजेंट लीडरशिप, जिसमें 4 साल बाद अरविंद केजरीवाल को भी मिला, उसका पैसा फोर्ड फाउंडेशन से आता था। तो मैंने चेक वापस कर दिया क्योंकि वो मेरा इसलिए विरोध कर रही थी कि मैं यूएस एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था। तो पैसा तो मैंने उसी समय लौटा दिया था। लेकिन अभी मुझे लगा कि ये जो युद्ध हो रहा है फिलिस्तीन में, जहां इजराइल खुलेआम बच्चों के अस्पताल पे हमला कर रहा है, राहत शिविरों में हमला कर रहा है, अगर ये कोई और देश होता तो अब तक ये युद्ध अपराध के लिए इसको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था। सर, इजराइल और हमास को लेके याद आया, आप भारत के विदेश नीति को कैसे देखते हैं? चाहे रूसिया यूक्रेन वार हो या फिर इजराइल पैलेस्टाइन का वार हो, भारत के विदेश नीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत की विदेश नीति पहले तो ठीक थी क्योंकि हम नेहरू के ज़माने में गुट निरपेक्ष आंदोलन में हम दुनिया के गरीब देशों के साथ, विकासशील देशों के साथ खड़े होते थे। लेकिन जब से हम ये
सेना और युद्ध के चक्कर में पड़ गए हैं, तो हमें कभी रूस का साथ लेना पड़ता है, जैसे हमें पाकिस्तान के साथ युद्ध में लेना पड़ा, या फिर आजकल हम अमेरिका के साथ में हो गए हैं, हम अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, हम इजराइल से हथियार खरीद रहे हैं। तो ये विदेश नीति गलत है। आपको हथियार क्यों चाहिए? आपकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, चीन के साथ दुश्मनी है, आप अपने झगड़े निपटाइए। हाँ, और हथियारों से तो ऐसा नहीं है। डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए हमें तो हथियार चाहिए ना। नहीं, लेकिन उससे आप कर भी क्या पा रहे हैं? देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी चुनाव, जब गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते थे तो मुशर्रफ के खिलाफ भाषण देते थे जी। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बोलते हैं, लेकिन चीन ने हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पे कब्जा किया हुआ है, जो सोनम वांगचुक जिसकी पुष्टि करते हैं, लेकिन उसके बारे में तो मोदी जी बोलते नहीं। तो हमारी इतनी बड़ी सेना, हमारे पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन चीन तो हमसे नहीं डरता है, वो तो हमारी जमीन पे कब्जा कर लेता है। सर, बहुत सारे आर्टिकल आपने नेशनलिज्म पे लिखा है, राष्ट्रवाद का संज्ञा क्या है आपके लिए? देखिए, मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकाला गया और मुझे कहा गया कि मैं देशद्रोही हूँ। हाँ। मैंने उस समय ये बयान दिया था कि मैं न तो देशभक्त हो सकता हूँ, न देशद्रोही हो सकता हूँ, क्योंकि मैं देश को मानता नहीं। आप देश को नहीं मानते? नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो प्राकृतिक, आप इस देश में रहते हैं, इस देश हाँ, के नागरिक है और इस देश को ही नहीं मानते। वो क्यों नहीं मानता हूँ बताता हूँ। क्योंकि देश जो है, हाँ, एक प्राकृतिक इकाई नहीं है। अच्छा। प्राकृतिक इकाई क्या है? मनुष्य है, परिवार है। परिवार पूरी दुनिया में सब जगह लोग बनाते हैं, ठीक। देश की सीमाएं तो घटती बढ़ती रहती हैं। कल तक जिसको हम अपना देश मानते थे, आज उसको दुश्मन कैसे मानने लगे? जमीन तो वही है, लोग तो वही हैं, वही भाषा बोलते हैं, वही खाना खाते हैं, वही गाने सुनते हैं, वही फिल्में देखते हैं। आप उनको दुश्मन मान लेते हैं। मैं तो 10 बार पाकिस्तान गया हूँ। संदीप जी, इस विचार नहीं, आप इसको थोड़ा सुन लीजिए। मैं 10 बार पाकिस्तान गया हूँ। हाँ। और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी दुश्मन देश में आया हूँ। ये तो सरकारें दुश्मनी करती हैं एक दूसरे से और लड़ाई लड़ती हैं, तो ये जनता के हक में नहीं है। देशों की सीमाएं, देश होने चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। जिस तरह से जिले हैं, जिस तरह से राज्य हैं, उस तरह से देश हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए हम सेना बनाएं, एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे को मारें, ये जो राष्ट्रवाद है, ये हमें मंजूर नहीं। संदीप पांडे जी को आर्टिकल 370 एब्रोगेशन पे प्रॉब्लम है, संदीप पांडे जी को एनआरसी पे प्रॉब्लम है, सीए पे प्रॉब्लम है। आप जिस विचारधारा में जी रहे हैं, वो विचारधारा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घट नहीं रही है आजकल दुनिया में। मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है इस विचारधारा में जीने में? आपको हाउस अरेस्ट किया गया, आपको बीएचयू से निकाला गया, इतने सारे कंट्रोवर्सी संदीप पांडे जी के आसपास। देखने वाले कह सकते हैं कंट्रोवर्सी, लेकिन आप एक बात बताइए, किसी सरकारी दफ्तर में सब लोग घूस दे के अपना काम करा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम घूस का विरोध करें तो क्या हम कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे? भाई, हम जो बात कह रहे हैं वो सही बात है, वो नैतिक रूप से, वैचारिक रूप से सही बात है। आर्टिकल 370 का विरोध क्यों किया? आर्टिकल 3 चाहिए था। नहीं, सुनिए, आर्टिकल 370 क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर को ये अधिकार है कि देश का कोई भी कानून बनेगा तो वहां की असेंबली भी उसको अप्रूव करेगी, तभी वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा। हमें तो लगता है ये अधिकार सभी राज्यों को मिलना चाहिए। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद डेवलपमेंट भी तो दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा क्या? भाई, उन्होंने कहा कि आतंकवाद खत्म होगा। हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे बड़ी बड़ी कंपनियों को छूट दी गई है कि वहां जाके वो अपना प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें। सिस्टम पत्थरबाजी कम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, टेररिज्म तो चल रहा है। आप देखिए, अभी भी लोग मारे जा रहे हैं, हमारे सेना के जवान मारे जा रहे हैं। तो ये कोई समाधान नहीं है। आर्टिकल 370 का अधिकार, हर एक राज्य को यह अधिकार है कि वो अपना निर्णय खुद ले। अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो ये तो हर एक राज्य को अधिकार होना चाहिए था। अब सिद्धारामैया जी जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे पिछली बार, उन्होंने कर्नाटक का झंडा बना लिया, ठीक। इसमें क्या गलत किया? भाई, वो भारत से तो अलग नहीं हो रहे ना। तो झंडा तो एक ही होगा ना? नहीं, क्यों जरूरी है? भाई, इतने सारे झंडे, छोटे छोटे संगठनों, तो हर कोई राज्य बोलेगा हमारा दूसरा झंडा। आप ये बताइए, इतने सारे संगठन हैं जिनके अपने अपने झंडे हैं। हाँ, एनसीसी से लेके के झंडे हो सकते हैं, राज्य के झंडे कैसे होंगे? देश एक तो नहीं, झंडा तो एक अगर देश ये कह रहा है, भाई जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था,
उस संविधान की धारा 3 कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ठीक, जी तो इस संविधान से आपको क्या दिक्कत है? और आपको ये भी बता दें कि इस समय भारत सरकार की बातचीत चल रही है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCNIM, और बातचीत कहाँ पे अटकी हुई है? क्योंकि वो अलग झंडा अलग संविधान मांग रहे हैं। जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ एक समझौता किया है जिसमें कहा है कि भारत और नागालैंड का संबंध जो है वो साझा संप्रभुता वाला होगा। ठीक है सर, बहुत सारे मुद्दे को लेके हमने बात की है, चाहे ये NRC के बात हो, चाहे आर्टिकल 370 के बात हो, या फिर आपके अवार्ड रिटर्न करने के बाद वापस करने का क्या वजह था उसके बारे में बात किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप पांडे जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। दर्शक बंधु, आम आलोचना करुथिले रामन मैगसेसे अवार्डी संदीप पांडे सहित एवं निजर मतामत रखुथिले अनेक गुड़े प्रसंग को लेकिन समय हो जाइए। न्यूज़ रूम इंटरव्यू को एट रखुछु, आमको विदाय दियंतु। नमस्कार।